नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी तबे एकला चलो रे के बारे में बतला रही हूँ। कहानी कला की दृष्टि से यद्यपि अधिकांश रचना शैलियाँ पश्चिमी कथा रचनाओं के संपर्क में विकसित होती दिखाई पड़ती हैं, वहीं ऐसी कथा शैलियाँ भी नगण्य नहीं हैं जिनमें जातीय प्रवृत्ति की पहचान और अभिव्यक्ति है। आंशिक उपन्यासों और कहानियों में आंचलिकता केवल विषय वस्तु नहीं है, वह कथा शैली भी है और संरचना भी है। फणीश्वर नाथ रेणु, देवेंद्र सत्यार्थी, शैलेश मटियानी, मणि मधुकर और दूसरे कई लेखकों की कथा रचनाओं में यह लक्षित किया जा सकता है। रेणु ने जहाँ कथा की विषय सामग्री आंचलिक जीवन से ली है, वहीं भावों की गीतात्मक संरचना भी ली है, जिससे उनकी कहानियों का रागात्मक दृष्टांतर, चलित शोभिमयता, ध्वनियों का स्वरारोह और कहानी में टोन की प्रधानता पश्चिमी कहानियों से बहुत कुछ भिन्न हैं। ये विशिष्टताएं इन कहानियों में नहीं मिलती हैं या मिलेंगी आपको, जिनकी संरचना और शैली कथात्मक या भावात्मक हो। लगभग 20-25 वर्षों के लेखन काल में रेणु जी के 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए: ठुमरी, आदिम रात्रि की महक और रसप्रिया। ये तीनों संग्रह उनकी कथा यात्रा के पड़ावों को रेखांकित करते हैं। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, चटाई और आदिम रात्रि की महक जैसी कहानियाँ उन्हें अचानक ही कहानी आंदोलन के केंद्र में लाकर प्रतिष्ठित कर देती है। इन कहानियों के अतिरिक्त रसप्रिया के रिपोर्टाज आंशिक कथा भूमि को एक नई छविमयता प्रदान करते हैं। लोकगीतों और कथाओं के संयोग से गढ़े गए ये शब्द चित्र अथवा रिपोर्टाज कहानियों को केवल नई पट्टभूमि ही नहीं देते, बल्कि नई रागात्मकता भी देते हैं। इन दोनों शैलियों के बीच एक तीसरी शैली तबे एकला चलो रे जैसी कहानियों में विकसित होती दिखाई देती है। यह कहानी कथा गीत या गीत कथा है, जिसमें पूरा घटनाक्रम एक दुख गीत की लय की तरह अंतर्ध्वनित होता रहता है। बार बार छवियों और ध्वनियों के आवृत्ति से एक अस्थायी स्वर बनता है, जिससे कहानी का टोन कहा जा सकता है। यह रचना शैली हिंदी में बहुत ही मौलिक थी और इसीलिए रेणु को आकस्मिक ख्याति प्राप्त हुई। रेणु के साथ साथ शेखर जोशी और शिव प्रसाद सिंह ने कुछ ऐसी ही मार्मिक कहानियाँ लिखी। शेखर जोशी की कहानी ओसी का घटवार इसी गीतात्मक संरचना का उदाहरण है। तबे एकला चलो रे जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर का विश्व प्रसिद्ध गीत है। इस गीत के एकांतिक अर्थ को पूरी कहानी में उभारने की चेष्टा की गई है। कहानी का कथ्य निश्चित रूप से सामाजिक संघर्षों से संगठित होता है। कहानी बटाईदार और गोस्वामी के संघर्ष और उच्छेदन की घटना के आसपास निर्मित होती है, किंतु इस घटना को परिवृत करने वाला एक और परिवृत क्रम है, जिसे संवेदनाओं के स्वर में साकार किया गया है। किसी किसान के घर जब नर पशु पैदा होता है तो बथान के इतिहास पर आंसू बहाया जाता है। कहानी में उसे इस प्रकार मूर्त किया गया है: छठी की रात में परिवार वालों ने अपने बथान के इतिहास पर आंसू बहाए। माँ खष्टी से प्रार्थना की, परिवार की बड़ी बूढ़ी ने जय मैया छठी, मानुष को दे बेटा, पशु को दे बेटी। और फिर कहती हैं, जा मैया पाड़ा ले जा और मैया पाड़ी ले जा, मैया पाड़ा दे जा, मैया पाड़ी। तो आदिम संस्कार वाले पशुचरी समाज में आज भी हमारा सामाजिक संस्कार आंचलिक जीवन में बहुत अधिक नहीं बदला है। मनुष्य को बेटा और पशु को बेटी, यह दृष्टिकोण हजारों वर्ष पुराना है। पाड़े के साथ कई समस्याएं होती है। पहले पालो, खिलाओ, तैयार करो और तब किसी लबाना की प्रतीक्षा करो जो इसके पुट्ठे पर हाथ रखकर माने कहेगा कि हल लगने के काबिल नहीं है या काबिल है। बेकार आदमी और बेकार पशु परिवार का बोझ होता है।
किशन महाराज के प्रति भी लोगों का रवैया कुछ ऐसा ही है। कोई उसकी खास देखभाल नहीं करता। लोग मजाक करते हैं, पीता है दूध और देता है गोबर, और हंसी जहरीली होती है उनकी, और ये और भी जहरीली होती जाती है, जिसको किशन महाराज तो अनुभव न करते हों, पर कहानीकार लेखक उसके लिए अनुभव करता है। यह हुआ संवेदना का परिवृत्त जो एक संभावित घटनाक्रम के चारों ओर वातावरण बनकर फैला है। कहानी अचानक एक नया मोड़ ले लेती है। नाटकीय मोड़ आ जाता है कहानी में। गोस्वामी और बटाईदारों के झगड़े में गरीब बटाईदार खदेड़े जा रहे हैं और उनकी फसल काटी जा रही है। तभी उस धर्म क्षेत्र में किशन महाराज प्रकट हो जाते हैं और लुटेरे समूह को खदेड़ देते हैं और फिर उन्हीं के हाथों गोली खाकर शहीद हो जाते हैं। गांव के गरीब लोग उनका समाधि स्थल बनाते हैं और तब उस पर चंडिका का लाल रंग का झंडा टांगा जाता है। कुछ लोग संवेदना के आंसू बहाते हैं और एक भावुक विद्यार्थी अपनी टूटी फूटी भाषा में कोई गर्म बात कह जाता है और पुलिस इस घटना का रपट करती है, जिसमें कहा जाता है कि गांव वालों ने गर्मा गर्म भाषण दिए, उत्तेजना फैलाई और हिंसात्मक कार्रवाई की। कहानी संवेदना के परिवृत्त से केंद्र की ओर लौट जाती है। केंद्र है गांव का घटनाक्रम, जिसके चारों ओर एक दृश्यमाला है, जिसे छवियों और स्वरों में कहानी लेखक ने बार बार साकार किया है। इसे अगर कथा संगीतिका की शैली कहें तो अनुचित न होगा। कहानी की संरचना में एक नाटकीय मोड़ है। यद्यपि ऐसी नाटकीयता रसप्रिया की कहानियों में भी है और आदिम रात्रि की महक में भी है और तीसरी कसम में भी है, किंतु इस कहानी की नाटकीयता व्यक्ति की संवेदना तक ही सीमित नहीं रह जाती, वह सामाजिक संवेदना में रूपांतरित होती है। यही कारण है कि इस कहानी का शिल्प अधिक व्यापक और तात्कालिक है। कहानी एक दुखगीत की तरह हमारे हृदय और कान को छूती है, अर्थात वह ध्वनि के आवर्तों के रूप में गोचर होती है और घटना के भावांकन के रूप में भी। साथ ही हमें यह संदेश भी देती है कि दूसरों की प्रतीक्षा मत करो। जो अच्छा या उपकार का मार्ग है उस पर अकेले ही चले चलो। अनेक अनुगामी इसी से उत्पन्न होंगे। और कहानी समाप्त हो जाती है। रेणु की कहानी कला में भाषा का स्वरूप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विषय, चरित्र या संवेदनाएं। भाषा एक व्यवहारिक माध्यम होने के बावजूद वह इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण भी करती है, अर्थात वह रूप, रस, गंध, स्पर्श धर्मी होती है। यदि भाषा में यह संवेदना क्षमता न हो तो वह भाषा न कथा की भाषा हो सकती है और न काव्य की। केवल विवरण की भाषा आंचलिक कथा की भाषा नहीं हो सकती। इस दृष्टि से रेणु ग्रामीण भाषा में अथवा आंचलिक भाषा में आधुनिक संवेदना की क्षमता भर देते हैं। भाषा प्रत्यक्ष परोक्ष संदर्भों के सहारे चलती है और कहीं कहीं तो वह रूपक की अर्थ व्याप्ति को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार रेणु की यह कहानी एक तात्कालिक जीवन संदर्भ की गीतात्मक अभिव्यक्ति बन जाती है, जिसमें सरल कला है, किंतु मिल्टन की तरह वह सरल, इंद्रिय और उदात्त नहीं है। धन्यवाद।